दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इस बुक को ख़त्म कर दूंगा। जितने भी चैप्टर्स बच रहे हैं 10th चैप्टर से लेकर के जितने भी चैप्टर्स बच रहे हैं इस वीडियो में हम लोग ख़त्म कर देंगे। शुरू करते हैं। इस चैप्टर में 10th चैप्टर में उन्होंने मास्टर माइंड प्रिंसिपल की बात की है। तो ये क्या होता है मास्टर माइंड प्रिंसिपल? दरअसल ये एक टाइप की पावर है। ये पावर कब मिलेगी? सिमिलैरिटी से काम करने से। अगर आप अपने काम में बहुत अच्छे हो, मान लो, दूसरों को भी जो दूसरी चीज़ में बहुत अच्छे हैं अपने साथ शामिल कर लो। अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, ये सुना होगा। सब कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता। इसलिए एंड्रयू कार्नेगी ने मुझे ये बात बताई थी कि वो भी 50 लोगों का, ऐसे समझदार लोगों का ग्रुप अपने पास में रखते थे जिनकी उन्हें ज़रूरत पड़ती रहती थी। तो आप भी अगर बड़ा स्मार्टली अपने दिमाग की पावर को कई गुना बढ़ाना चाहते हो तो स्मार्ट लोगों को अपने साथ काम पर लगाओ। जैसे बहुत सारे स्मार्ट दिमाग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड ने भी अपने करियर के 10 सालों में, सिर्फ 10 सालों में वो अचीव कर लिया था जो नामुमकिन लगता था, और 25 सालों में वो अमेरिका के सबसे रिच आदमी बन गए थे। उनकी रिचनेस की स्पीड सबसे ज़्यादा तब बढ़ी जब वो एडिसन के दोस्त बने। वो स्मार्ट लोगों को अपने साथ में रखते थे, जीनियस लोगों से दोस्ती रखते थे, ऐसे बहुत सारे जीनियस लोगों से। तो बहुत स्मार्ट थे हेनरी फोर्ड। और महात्मा गांधी ने भी अपने साथ 20 करोड़ लोगों को कैसे शामिल किया? मजबूर करके नहीं, बल्कि मनाकर। कैसे पॉसिबल हुआ? अगर आपको ये चीज़ इतनी आसान लगती है, आप 20 करोड़ तो छोड़ो, रहने ही दो, 2 लोगों को अपने साथ में शामिल करके दिखाओ कि वो तुम्हारी तरह काम करें। बहुत मुश्किल होता है। एक बिजनेसमैन इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि वो अपने चंद वर्कर्स को कैसे काम पे लगाता है, कैसे उनको समझाता है कि तुम भी इस कंपनी का हिस्सा हो तो जोश के साथ काम करो। बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि पैसा कमाना और लड़की पटाने में कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि ये पैसा बहुत शर्मीला होता है, सबके पास नहीं आता, और इसे कमाने में पूरे के पूरे इमोशंस लगाने पड़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में सेक्स की बात की गई है। सेक्स वैसे नहीं जैसे हम लोग सोच रहे हैं। गौर से सुनना, शायद कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए। सेक्स करना वो टाइम होता है जब इंसान इमेजिनेशन, हिम्मत, इच्छा, लगन और क्रिएटिव कैपेबिलिटी, इन सब के साथ में एक ही टाइम पर इकट्ठा कर लेता है इन सब चीज़ों को एक ही जगह पर। ये सब चीज़ें किसी और टाइम पर एक साथ नहीं होती। सेक्स करते वक्त इंसान इतना खो जाता है कि उसे उस वक्त अपनी जान, इज्जत, किसी की परवाह नहीं होती। उसमें वो पावर आ जाती है। अगर वो इसी पावर को सोचो, अगर सही डायरेक्शन में मोड़ा जाए तो इसे लिटरेचर और दूसरे आर्ट में यूज़ किया जा सकता है। एक बात तो पक्की है, सेक्स की इच्छा तो इंसान में होती ही है, चाहे कितना भी इसको ना करे, दबाने की कोशिश करे। ये उसे नेचुरली मिलती है पैदा होने के साथ ही, इसको दबाया या ख़त्म नहीं किया जा सकता। जैसे साफ साफ तो नहीं बोलूँगा, जैसे इस बुक में बोला गया है कि एक नदी पर बांध लगाकर कुछ टाइम के लिए उसको रोका जा सकता है, लेकिन रोक रोक कर ज़्यादा देर तक नहीं। उस पानी को खोलना पड़ेगा, नहीं तो बांध टूट जाएगा। तो इसकी इस पावर को यूज़ किया जा सकता है। ग्रेट लोग इसका यूज़ करना सीख जाते हैं। इसलिए लिटरेचर में देखना, बहुत सारे राइटर्स ने अपनी इस पावर का यूज़ किया है अपने लिटरेरी वर्क्स के अंदर। अब यहाँ पर एक बार और बताया गया है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, कि दुनिया में जो कुछ भी इंसान ने बनाया उसको बनाने का आइडिया उसके क्रिएटिव माइंड में ही आया होगा। वो कहना चाहते हैं कि इंसान जो भी नॉलेज अपने एक्सपीरियंस से हासिल करता है ना, ये काफ़ी नहीं होती। कुछ क्रिएटिव माइंड भी उसे देता है, बहुत कुछ देता है। इस दुनिया में जो कुछ भी बना हुआ है, जब से इंसान आदि मानव था उसके बाद में जो कुछ भी बना है, उसके क्रिएटिव दिमाग की एक उपज थी। तो इस क्रिएटिव दिमाग के अंदर बहुत कुछ है। इसे खोलो, इसे चलाओ, इसका यूज़ करो। जीनियस लोग अच्छे से इस बात को समझते हैं। जैसे कि एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 10,000 बार अपने क्रिएटिव दिमाग का यूज़ किया था, तरीके ढूंढे थे अपने क्रिएटिव दिमाग से। तो ये चीज़ होती है, मानो चाहे मत मानो। अच्छा, एक बात मैंने नोटिस की है, गौर से सुनना, आपने भी नोटिस की होगी कि ज़्यादातर लोग 40 साल की एज के बाद ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। मतलब सक्सेसफुल तो वो पहले ही हो जाते हैं, लेकिन 40 से 50 की एज जब आती है उनकी, तो वो कुछ ज़्यादा ही मैच्योर हो जाते हैं। ज़्यादा एफर्ट्स लगाए बिना ही सक्सेस उनके पास में आती है। पता है क्यों? क्योंकि उससे पहले तक वो सेक्स की इस पावर का सही यूज़ करना नहीं सीख पाते, और ये 40 से 50 की एज में आते आते वो सेक्स का सही यूज़ करना सीख जाते हैं। तब तक इनकी एज निकल जाती है, लेकिन ये कर लेते हैं अच्छे से यूज़। ये चीज़ें बुरी नहीं है, बुरी तो बनाई गई है, इसका सही मतलब ही नहीं सीखा है।
मतलब नशा करना भी बुरा नहीं है एक तरह से, अगर इसको सही तरीके से यूज़ किया जाए। जैसे एस.टी. कॉलरिज, नशे में इतनी अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी है उन्होंने, रॉबर्ट बर्न्स, एडगर एलन पो, इन सब ने ऐसा किया है, लेकिन शरीर इससे ख़राब होता है नशे से। इससे बेहतर तो नेचर ने हमें सेक्स जैसी चीज़ दी है क्रिएटिव दिमाग का यूज़ करने के लिए। तो लोगों ने इसका मतलब ही गलत निकाला है, इसका गलत यूज़ ही होगा। ये एक वरदान है, लेकिन इसको शर्म की नज़रों से देखा जाता है, सही ढंग से इसका यूज़ नहीं किया जाता। इंसान इसका सही यूज़ 30 से 40 की एज में सीखता है, फिर 40 से 50 की एज में उसको सक्सेस मिलना शुरू होती है। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से सबकॉन्शियस माइंड की बात की गई है। यहाँ पर बोला गया है कि साफ साफ अपनी इच्छाओं को अपने दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ भी इसके पास पहुँचाना चाहो आप पहुँचा सकते हो अपनी इच्छा से। इसको अच्छा खिलाना ज़रूरी है, अच्छे थॉट्स खिलाना ज़रूरी है। इतना समझ लो कि ये बुक पढ़ने से पहले तक आपको ये चीज़ें पता नहीं थी, और जाने अनजाने आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कैसे थॉट्स पहुंचा रहे थे, गलत थॉट्स भी पहुंचा रहे थे। और याद रखो, जिन भी थॉट्स से आपके इमोशंस जुड़े होते हैं वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाते हैं, वो वाले थॉट्स। एक बहुत ही काम की बात मैं आपको बताता हूँ। कभी आपने देखा है या कभी आपने सोचा है कि इंसान सबसे एंड में भगवान से प्रेयर का सहारा क्यों लेता है? जब उसकी सारी चीज़ें फेल हो जाती है तभी वो सहारा लेता है प्रेयर का। तो वो प्रेयर करके अपने सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीज़ पहुंचाना चाहता है कि सबकॉन्शियस माइंड, अब सारे रास्ते खत्म हो गए, अब सबकॉन्शियस माइंड ही उसकी हेल्प करे। लेकिन फिर भी वो प्रेयर काम नहीं करती। पता है क्यों? क्योंकि प्रेयर करते वक्त उसके दिमाग में डर और शक भरे रहते हैं। वो जानता है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, वो सोचता है कि ऐसा कुछ होगा नहीं तो कहां से होगा। और कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि किसी चीज़ के लिए आपने वास्तव में प्रेयर की हो दिल से और वो आपको मिल गई हो? तो याद करो, वो चीज़ मांगते वक्त वास्तव में आपके मन में क्या चल रहा था। कोई शक नहीं था, ये था कि हाँ, सच में मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, और वो मिल गई। ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर अभी लोगों को पता चली है इसी टाइम पर, क्योंकि इससे पहले इंसान जो था वो बस उन्हीं चीज़ों को सच मानता था जो नॉलेज उसे उसकी 5 सेंसेस से मिल रही थी। इस चैप्टर में 6th सेंस की बात की गई है और मास्टरमाइंड की बात की गई है। मास्टरमाइंड मैंने आपको बताया था, कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट माइंड्स को अपने साथ जोड़ लेना। ऑथर बोलते हैं कि मैं और मेरे असिस्टेंट किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे निकालते थे कि एक टेबल पर बैठ जाते थे हम तीनों जने, और अपने अपने आइडियाज़ जो भी आता था सामने रखते थे। जैसे 3 बैटरीज हो गई, एक साथ काम कर रही है। यहाँ पर नेपोलियन हिल ने भी सेम बात की है। उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए लोगों की नकल की है। कैसे? मैं नकल करता था, अपने हीरोज़ की नकल करता था, उनसे बात करता था, और मैं ठीक ही करता था ताकि मुझे उनकी तरह सोचना आ जाए। वही बात है, जैसा बनना है तो उनकी तरह सोचना भी पड़ेगा। जैसे गांधी जी से पूछना कि आप मुझे बताओ कैसे आपने इतने लोगों को बिना किसी हथियार के अपने साथ शामिल कर लिया, बताओ मुझे। हेनरी फोर्ड से पूछा कि मुझे सिखाओ कि आप कैसे एक चीज़ के पीछे लग जाते थे तो उसको करके ही रहते थे, मुझे सिखाओ। और वो आपको जवाब देंगे अगर आप उनसे पूछोगे, पूछ के देखो तो सही। और ये सब करते वक्त आपके दिमाग में शक या डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डर और शक ये भी मेंटल स्टेज ही होती है। इनको कंट्रोल किया जा सकता है। जिसको इन दोनों फीलिंग्स को जो कंट्रोल कर लेते हैं वो लोग पूरी दुनिया को किस्मत वाले लगते हैं, क्योंकि वो सक्सेस हो जाते हैं। ध्यान रखना, इस नेचर ने इंसान को एक चीज़ पर पूरा पूरा कंट्रोल दिया है, और वो है उसके थॉट्स। और अपने थॉट्स पर कंट्रोल करके इंसान गरीब या अमीर बन सकता है। अगर इस बुक को पढ़ने के बाद भी गरीबी वाले सिग्नल देने अपने दिमाग को, तो खुशी से दो। लेकिन याद रखना, जहाँ गरीबी होती है वहाँ सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है। गरीबी इंसान से बहुत कुछ करवाती है। किसी को नुकसान भी पहुंचाना पड़े तो करेगा इंसान, बेईमानी भी करनी पड़े तो करेगा, पीछे नहीं हटता। कोई भी चीज़ इतनी तकलीफ नहीं देती जितनी गरीबी देती है। जिन लोगों ने गरीबी देखी है या देख रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो समझ सकते होंगे कि गरीबी कितनी तकलीफ देती है। तो इस बात को समझ जाओ, सच को जानो। कब तक खुद से झूठ बोलते रहोगे? कब तक सक्सेसफुल लोगों से जलते रहोगे? कब तक दूसरों की गलतियां निकालते रहोगे? कब तक अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करते रहोगे? कब तक शराब पीते रहोगे? हर चीज़ का नेगेटिव साइड देखते रहोगे? काम करने के टाइम पर बहाने बनाते रहोगे?
जिम्मेदारी से बचते रहोगे, गरीबों के बीच रहोगे तो उन्हीं की तरह सोचोगे। सोचो कितने अफसोस की बात है कोई इंसान जिंदा रहने के लिए लोगों से उधार मांग मांग के खाता हो। ये चीज़ आवारा लोगों के लिए नहीं, स्वाभिमानी लोगों के लिए बोल रहा हूँ। तो ये नौबत क्यों आती है इंसान की? क्योंकि उस बेचारे को ये डर रहता है कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्रिटिसाइज होने का डर। ये डर बहुत बड़ा है। ये कौन है लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं? क्रिटिसाइज करने वाले लोगों में गौर से सुनना, हम भी हैं, सब हैं। ये पॉलिटिशियंस भी हैं। पॉलिटिशियंस को देखना, कभी भी अपनी इमेज अच्छी दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, इसके बजाय वो सामने वाले की इमेज पर कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे। ये क्रिटिसाइज करने का डर गेम की तरह होता है, बहुत चालाकी से खेला जाता है। मैं आपको बताऊं कैसे। क्या आपने कभी सोचा है ये कंपनीज जो होती है, गाड़ियां बनाने वाली, कपड़े बनाने वाली, ये क्रिटिसाइज करने के डर से किस तरह से खेलती है? क्या आपने कभी सोचा है ये गाड़ियां बनाने वाली कंपनी हर सीजन में एक नया मॉडल क्यों लॉन्च करती है? ये कपड़े वाली कंपनियां भी ऐसे ही करती है। क्यों? इसके पीछे होता है क्रिटिसाइज करने का डर। जब मैंने पुराना मॉडल ले लिया गाड़ी का, तो उसके बाद मैं घर में लेके आया, उसके बाद में पड़ोसी अड़ोसी क्या कहेंगे, 1 महीने या 2 महीने बाद में नया सीज़न आएगा, नया मॉडल लॉन्च होगा, तो क्रिटिसाइज़ करेंगे, अरे ये तो पुराना मॉडल चला रहा है, तो नया ला। तो इससे क्या होगा? इस वजह से होते हैं खर्चे। ज़्यादा खर्चे करेंगे और गरीब बने रहेंगे। आप नोटिस करना, जब इंसान 35 या 40 साल की एज में पहुंच जाता है, या 40 से 50 की एज में पहुंच जाता है, तब इन चीज़ों से उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि नया मॉडल है या पुराना मॉडल है। और तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि उसकी उम्र निकल चुकी होती है ये सब चीज़ें समझ में आने तक। तो लोग क्या कहेंगे, अभी से डरना छोड़ दो, इस बात से तो डरना छोड़ दो। ये क्रिटिसाइज करने का डर इंसान को बहुत सी चीज़ों की शुरुआत करने से रोकता है। तो अपने दिमाग को बंद कर लो एकदम ऐसे लोगों के लिए जो आपको नीचे गिराने आए हैं। एक बात सोचो, खुद से ज़रूर पूछो कि कहीं आप भी अपना ज़्यादातर टाइम लोगों की बुराई करने में या कमियां निकालने में तो नहीं लगाते। कहीं भी जाओ तो लोग आपसे कहीं दूर तो नहीं भाग रहे कि आ गया कमियां निकालने वाला, तुझमें मुझे ये पसंद नहीं, तुझमें मुझे वो पसंद नहीं, भाग जाते हैं आपसे दूर। तो अपने ग्रुप से बाहर निकलने की कोशिश करो, बाहर देखो, दुनिया बहुत बड़ी है। याद रखना, ऐसे पक्षी हमेशा एक साथ उड़ते हैं जो एक जैसे दिखते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे लोगों से दोस्ती बनाओ जो लाइफ में कुछ करना चाहते हो। उस ग्रुप से बाहर निकलो जो तुम्हारे जैसा ही है, वो तुम्हें कहीं नहीं लेके जाएगा। थॉमस एडिसन को भी नेगेटिव सोचने वालों ने ये यकीन दिलवाने की कोशिश की थी कि तुम ऐसी कोई मशीन बना ही नहीं सकते जिसका तुम सोच रहे हो कि इंसान की आवाज़ को रिकॉर्ड करके वो वापस बोल देगी मशीन, मतलब वॉइस रिकॉर्डर। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को बंद कर लिया था ऐसे लोगों की एडवाइस के लिए। उन्हें भरोसा था कि मेरा दिमाग जो सोच रहा है वो बन सकती है, मशीन बन सकती है, और बन गई। बस यही एक चीज़ थी जिस चीज़ ने एडिसन को इतना ऊपर उठा दिया उन सब लोगों से जिनका दिमाग बहुत नीचे था इस चीज़ को सोचने में। तो फैसला आपके हाथ में है, दिमाग को कंट्रोल कर लो या फिर ये दिमाग आपको कंट्रोल करेगा। फाइनली इस बुक को ख़त्म करते करते मैं बोलना चाहूँगा कि अगर ये सब चीज़ें जानने के बाद भी आपके मुंह से ये निकलता है कि ये सब बकवास है, तो भगवान जाने आपके फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है। आज की वीडियो में बस इतना ही।